हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तक की बात कर ली थी कि डॉक्यूमेंट को कहाँ पे डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में। तो सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट को ही डिफाइन किया गया है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है एविडेंस। तो ये हम बात करेंगे एविडेंस की कि एविडेंस का क्या मतलब होता है। तो अगर एक्चुअल में देखें तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, जो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है जहाँ से हमें ये पता चले कि व्हाट इज एविडेंस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो एविडेंस की, तो एविडेंस जो होता है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड, वो वर्ड था एविड्यूरे। एविड्यूरे वर्ड से एक एविडेंस वर्ड जो है एविडेंस वो आया है। एविड्यूरे का मतलब होता है टू शो क्लियरली। मतलब आप किसी चीज को जब आप सही सही से अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो आप वहां पे एविडेंस का यूज करते हो। तो एविडेंस जो है वो जनरल मीनिंग पहले हम देखते हैं, फिर इसको हम इन डिटेल कवर करते हैं। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। एविडेंस मीन्स क्या मतलब है और इंक्लूड क्या क्या करता है। तो पहला कहता है ऑल स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं विच द कोर्ट परमिट, जिसको कि कोर्ट परमिट करता है, ऑल रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, जो कि विटनेस के थ्रू बनाए जाते हैं, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ अ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। मीन्स कोई भी इंक्वायरी जहाँ पे चल रही है उस इंक्वायरी में जो भी विटनेसेस ने स्टेटमेंट अपने दिए हैं जिसको कि कोर्ट परमिट करता है या जिनकी ज़रूरत है, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ये सीधा सीधा ओरल एविडेंस की बात करता है। ये क्लियरली ये हमें नहीं बताता कि व्हाट इज एविडेंस, बट इट क्लियरली डिफाइन टू टाइप ऑफ एविडेंस, वन इज ओरल एंड अदर वन इज डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इवेंट। तो सेकंड अगर हम देखें तो ये कहता है ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। तो ऐसी भी कोई भी रिकॉर्ड जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। सिंपली अगर हम सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग देखें तो एविडेंस क्या होता है, तो एविडेंस एक तो ओरल होगा और दूसरा जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट्री। तो ये दो टाइप के, मेनली ये टाइप्स की बात कर देता है, ना कि ये बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस की मीनिंग को हम पहले समझेंगे कि एविडेंस का मीनिंग क्या होता है। तो एविडेंस के लिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एविडेंस है क्या। तो ये हमारा था एविडेंस। तो मेनली एविडेंस क्या है, एविडेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं। अब एविडेंस का मतलब क्या हो सकता है, तो एविडेंस का मतलब होता है, पहला एक मतलब ये हो सकता है टू मेक समथिंग एल्स। एक तो ये मतलब होता है एविडेंस का। दूसरा मतलब एविडेंस का क्या हो सकता है, टू डिस्कवर क्लियरली। ये मतलब होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है, टू मेक एविडेंट, टू मेक एविडेंट। तो ये हमारे एविडेंस एक्ट के मतलब है। जैज पर दी हम अपने नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एविडेंस का क्या मतलब होता है। तो एविडेंस क्या होता है पहले तो हम ये समझे। तो एविडेंस को हिंदी में कहते हैं सबूत। और एविडेंस सबूत से क्या होता है, हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं, साबित किया जाता है, तो इससे साबित किया जाता है। तो सबूत और साबित करना। तो एविडेंस जो सिंपली हमने कहा कि एक एविडेंस क्या है, एविडेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम एविडेंस का यूज करते हैं। फिर अगर हम इसमें और क्लियर करें कि क्या हो सकता है, प्रूफ क्या होता है, पहले प्रूफ को समझते हैं कि प्रूफ क्या होता है। तो प्रूफ क्या है, इट इज द रिजल्ट या इफेक्ट ऑफ एविडेंस आइदर इन अफर्मेटिव
और नेगेटिव ऑफ एन एलिज्ड फैक्ट। तो प्रूफ क्या होता है? तो प्रूफ क्या है? प्रूफ एक रिजल्ट होता है या इफेक्ट होता है किसी एविडेंस का, आइदर इन अफर्मेटिव, या तो वो उस चीज को अफर्मेटिव में बताएगा कि जो भी फैक्ट है वो उसके अफर्म करेगा, या उसको निगेटिवली में निगेटिव करेगा, मीन्स उस चीज को डिनाई करेगा कि ये चीज हुई थी या ये चीज नहीं हुई थी, किसी भी एलिज्ड फैक्ट को। इसको हम प्रूफ कहते हैं। अब एविडेंस और प्रूफ, तो एविडेंस को जैसा हमने कहा कि एविडेंस जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि इसको हम कैसे, और सिंपली अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंट कैसे, लाइक कि हमको अगर स्टार्स देखने होते हैं स्काई में, तो हम यूज क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के यूज करने से होता क्या है कि जो हमारी विजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाती है। तो सेम काम एविडेंस यहाँ पे, टेलीस्कोप का जो काम है वो एविडेंस करता है। किसी भी मैटर में जब हमें एविडेंस मिल जाता है तो हम उस मैटर को एकदम क्लियर देख लेते हैं। वो जो भी मैटर है उस मैटर पे कोई हमारे डाउट नहीं रह जाते। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एविडेंस का यूज करते हैं। अब एविडेंस को कई टाइप से डिफाइन किया गया। एविडेंस जो है वो हमारा कई टाइप में कई इसके कई टाइप्स हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एविडेंस, ये आपको बुक में आराम से आपको मिल जाएगा कि कितने टाइप के एविडेंस होते हैं। हम बस उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एविडेंस। तो अगर हम देखें क्या होता है, दूसरा होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तीसरा बात करें तो रियल एंड पर्सनल। फोर्थ की अगर हम बात करें, चौथा कौन सा हो सकता है, तो ये है सब्सटेंटिव या नॉन सब्सटेंटिव एविडेंस। फिफ्थ की बात करें तो ये होता है हमारा पॉजिटिव या निगेटिव एंड सिक्स जो है वो है प्रोसिक्यूशन या डिफेंस। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं एविडेंस के। अब अगर हम देखें तो मेनली जो ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है वो मोड्स हैं कि एविडेंस कैसे दिया जाएगा, या तो वो ओरल फॉर्म में दिया जाएगा या तो वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिया जाएगा। अब ये जितने भी एविडेंसेस हैं, डायरेक्ट एविडेंस हो गया, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो गया, रियल एंड पर्सनल एविडेंस हो गया, सब्सटैंटिव या नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस हो गया, पॉजिटिव एविडेंस या नेगेटिव एविडेंस हो गए, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस एविडेंस, ये जितने भी टाइप के एविडेंस हैं ये सब को हम डील करेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, ये जितने भी टाइप के एविडेंस है, ये ओरल या तो प्रूव हो सकते हैं या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्रूव हो सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे डायरेक्ट एविडेंस पे। व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? तो डायरेक्ट एविडेंस की बात करें कि डायरेक्ट एविडेंस है क्या। तो अगर हम लोग सिंपली डायरेक्ट एविडेंस पे चलें तो डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, इसको सबसे जनरल समझने का तरीका ये होता है कि दो पर्सन है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। ये ए है ये बी है। ए ने बी को मार दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद से आपने, एक पर्सन है सी, इसने इनको मर्डर करते हुए देख लिया। तो ये जो सी है ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं क्योंकि ये आई विटनेस है। तो आई विटनेस मीन्स इसने खुद ही देखा है
इसलिए ये एक आई विटनेस है, और जो आई विटनेस होता है वो अपने आप में एक डायरेक्ट एविडेंस होते हैं। अब डायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो डायरेक्ट एविडेंस को ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एविडेंस। तो आगे जो हमें पॉजिटिव एविडेंस पढ़ना है वो यही डायरेक्ट एविडेंस है, इसी को हम पॉजिटिव एविडेंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इज एन एविडेंस अबाउट द रियल पॉइंट इन controversy. So it is an evidence about the real point in controversy, means जो भी पॉइंट जो कि रियल पॉइंट होता है कंट्रोवर्सी में, ये एविडेंस उसी पे होता है। जैसे हमारा एग्जांपल कि ए ने बी का मर्डर किया, तो ए ने बी का मर्डर किया। अब ये अगर हम देखें तो फैक्ट इशू में आएगा कि क्या ए ने बी का मर्डर रियल में किया। तो यहाँ पे जो सी का एविडेंस है कि सी एक आई विटनेस है, उसका जो एविडेंस है वो ऑलरेडी ये शो कर देगा कि सी बी ने ए को मारा है, और वो उस कंडीशंस को भी बता देगा कि किस कंडीशन में कैसे ए ने बी को मारा है। सिमिलर इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं कि दो पर्सन है ए और बी, ए ने बी पे रेप का अटेम्प्ट किया। अगर इसको किसी पर्सन सी ने इसको रेप अटेम्प्ट करते हुए देख लिया और जाके उसको रोकता है, या उसने देख लिया कि ए जो बी है वो अपने सडन और ग्रेप मतलब कि अपने सेल्फ डिफेंस में इसको मार देती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मान लीजिए वहाँ पे बी अब एक्यूज्ड है और ए मर चुका है, तो बी अगर ये कहेगी कि मैंने ये मेरा रेप करने की ट्राई कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, तो जो भी सी एक आई विटनेस है, आई विटनेस के नाते जो भी सी बोलेगा वो एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रहेगी, और उसके बेसिस पे इसको हेल्ड किया जा सकता है। अब आई विटनेस एक ही फैक्ट में कोई भी फैक्ट, जैसे कोई भी फैक्ट है या कोई भी केस है, उसमें कई सारे आई विटनेस आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ही आई विटनेस हो, तो कई सारे आई विटनेस आ सकते हैं। अब किसी केस में यहाँ पे एक से ज़्यादा, मान लीजिए दो लोग हैं, अब दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, मतलब कि वो डिफरेंट टाइप्स का बता रहे हैं, कि डिफरेंट ओकेजन पे बता रहे हैं, कि एक कह रहा है कि बी ने किया, एक उसको डिनाई कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो अगर जो विक्टिम है, वो विक्टिम के अकॉर्डिंग विक्टिम जो कह रहा है, अगर वो किसी एक के भी ओपिनियन में अगर वो हल्का सा भी मैच कर रहा है, मतलब कि प्रॉपरली अगर वो मिल रहा है, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंस है, मतलब कि अगर वहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस है, तो कोर्ट उसके एविडेंस को एडमिसिबल कर लेगा। लेकिन पूरा का पूरा अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब टू मच डिफरेंस है, तो उसको नॉन एडमिसिबल कर दिया जाएगा। लीगल लैंग्वेज में इसी जो वर्ड है इनको कहा जाता है डिस्क्रिपेंसीज, DISCREPANCIES, डिस्क्रिपेंसीज मीन्स कि दो पर्सन है और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों आई विटनेस है, बट इसका स्टेटमेंट अलग आता है, इसका स्टेटमेंट अलग आता है। अब यहाँ पे ए वाला है और यहाँ पे बी है, ए का स्टेटमेंट ऐसा है कि वो बी के स्टेट मतलब कि ये जो एक विक्टिम है डब्ल्यू, इससे मैच कर रहा है, बट हल्का फुल्का इसमें डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बी का जो स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा एकदम अलग हो जाता है, तो बी का जो एविडेंस होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन ए का जो एविडेंस है वो एडमिसिबल कोर्ट कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। अब इसमें हम लोग चलेंगे केस लॉज पे। तो डायरेक्ट एविडेंस में अगर हम केस देखें तो एक केस आता है कृष्णा कोडवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
ये है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस। इस केस में क्या होता है कि ए, बी और सी ये तीनों आई विटनेस होते हैं और इन तीनों के जो विटनेस के स्टेटमेंट होते हैं वो वैरी कर जाते हैं। मीन्स कि वो एक कुछ और कहता है, बी कुछ और कहता है, सी कुछ और कहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन तीनों के जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जा रहे हैं। तो कोर्ट क्या कहती है, आई विटनेस का जो एविडेंस होता है उसको वो नॉन एडमिसिबल कर देती है। आगे हम लोग क्लियर करेंगे कि एडमिसिबल क्या होता है, नॉन एडमिसिबल क्या होता है। जब किसी भी एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो वो एडमिसिबल हो जाता है, और जब उसको वो रिजेक्ट कर देती है तो वो नॉन एडमिसिबल में आ जाता है। और अगर ज़रूरी नहीं, अब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को एक और चीज़ क्लियर करते हैं कि यहाँ पे इन तीनों ने जो भी देखा वो रिलेवेंट है, उन्होंने देखा वो एक रिलेवेंट फैक्ट है। बट क्या ये एडमिसिबल है? तो ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ें रिलेवेंट फैक्ट में आती हैं वो एडमिसिबल हों। लाइक कि अगर इसको सिंपल में और करते हैं, ए बी सी, इसने ये, अब कोर्ट इससे पूछती है कि तुम बताओ ऑफेंस में क्या हुआ था, ये बताता है कुछ और। बी से पूछा जाता है कि बी अपने अकॉर्डिंग में कुछ और बताता है, सी से पूछा जाता है तो सी अपने अकॉर्डिंग में कुछ और बता देता है। तो वहाँ पे अगर वेरिएशंस आने लगती हैं तो उस वेरिएशंस में कोर्ट क्या करेगा, पूरे के पूरे एविडेंस को इनएडमिसिबल कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर इसमें बहुत लेस वेरिएशंस आते, बहुत हल्का फुल्का अंतर आता, लाइक कि उन्होंने कुछ और बताया, किसी ने थोड़ा और हल्का फुल्का बताया, तो उस केस में उसको वो वैलिड कर लेता। अब ऐसे केसेस में जहाँ मान लीजिए कि इस पे जजमेंट देना हो कोर्ट को, या हमें अगर जजमेंट देना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट एराइज होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट के केस में होता क्या है कि जब चीज़ें क्लियरली नहीं पता चलती हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है वो एक्यूज्ड को मिल जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलेगा, मे बी उसे छोड़ दिया जाए अगर आप चीज़ों को क्लियरली नहीं बता पाते हैं एज अ आई विटनेस। तो आई विटनेस जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि वो उन्हें एकदम सही बताना होता है। अगर वो फैक्ट्स को चेंज करके बताएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें एडमिसिबल नहीं रह जाती हैं। एक और केस लेंगे, इसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटेलाल। ये 2011 का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट। इस केस से एक लाइन निकल के आई थी, वो लाइन है, अ वोमेन हु इज विक्टिम ऑफ सेक्सुअल assault is not an accomplice। इस लाइन की वैल्यू ये है कि बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स में इस लाइन को सेम टू सेम रिपीट किया जाता है और वो करेक्ट करेंगे कि इसमें अकॉम्प्लिस कौन हो सकता है या नहीं। तो ए वोमेन हु इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कोई वोमेन है जो कि खुद विक्टिम है किसी सेक्सुअल असॉल्ट की, वो अकॉम्प्लिस नहीं हो सकती है। और उसका जो एविडेंस होगा वो एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। डायरेक्ट एविडेंस क्यों होगा, इसका रीजन है द टेस्टिमोनी ऑफ Dick's found to be liable by itself may be sufficient if the
accused and no corroboration of her evidence। अब यहाँ पे कहता है कि अगर कोई वोमेन है, अगर उसके ऊपर मेनली सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि वो जो भी अपने आप में बोलेगी या जो भी वो एविडेंस देगी, वो एविडेंस अपने आप में सफिशिएंट होते हैं कि वो एक्यूज को कन्विक्ट कर दें। तो मेनली ऐसे केसेस में जो बीओपी होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसे प्रूफ करना होता है, वो एक्यूज पे चला जाता है, ना कि उस विक्टिम पे रहता है। नॉर्मल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमारा विक्टिम पे होता है, बट इस रेप के या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में बीओपी जो है वो एक्यूज पे चला जाता है, और उस केस में एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया या उसने सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया। अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में उसको बुक कर दिया जाएगा। आप इसके लिए सबसे बेटर एग्जांपल देखेंगे तो सेक्शन 375 जो मूवी है उसमें सेम यही चीज को बताया गया है कि उसके खुद के स्टेटमेंट पे अब बुक कर दिया जाता है, विक्टिम के स्टेटमेंट पे, सिर्फ वो प्रूफ हो पाए या ना हो पाए। इसके बाद से डायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट एविडेंस है, इसमें अगर कोई सोल विटनेस है, मतलब इकलौता एक ही आदमी है, तो इसके लिए केस है कि उस केस में क्या होगा। तो इसमें केस है सुदीप कुमार सेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हिंदी केसेस ऐसे, सॉरी बिहार नहीं, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ये है 2015 का केस सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ सोल आई विटनेस इज फाउंड रिलायबल। मीन्स कि अगर कोई सोल विटनेस है और उसके अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे ही कन्विक्शन कर दिया जाता है, कन्विक्शन हो जाता है ऑन दी अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे, उसको रिलायबल माना गया है। अब ये फैक्ट टू फैक्ट वैरी करता है कि किसी फैक्ट में सिर्फ सोल विटनेस के पूरे को सोल विटनेस के ही एविडेंस पे किसी को गिल्टी दिया जा सकता है, और किसी केसेस में उसका कोरोबोरेशन करके भी हो सकता है, कोरोबोरेशन करके दिया जाए। किसी किसी केसेस में उसके कोरोबोरेशन के बाद भी अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं या सोल आई विटनेस है उसके एविडेंस अगर क्लियर नहीं है तो उस केस में इसको छोड़ भी दिया जाएगा। तो ये फैक्ट टू फैक्ट वेरी करता रहता है। अब एक केस हम लोग पकड़ यहाँ पे लेंगे, एडवर्ड वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इस केस में क्या हुआ था, ये है 2015 का केस सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था, तो फैक्ट ये है, इज रिलायबल एविडेंस ऑफ सोल आई विटनेस इज sufficient even if medical evidence differ। अब इस केस की रिलेवेंसी ये है कि यहाँ पे क्या था कि एक सोल आई विटनेस था, इकलौता एक ही आई विटनेस था, सोल आई विटनेस था, और उसने जो भी एविडेंस दिया अगर वो रिलायबल है और उसने सफिशिएंटली कोई एविडेंस दिया, तो भले ही मेडिकल एविडेंस अगर उससे डिफर आए तो भी उस पर्सन की जो क्रेडिबिलिटी है वो सही है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है।
अब अगर हम बात करें कि टेस्टिमनी कैसी होगी, तो टेस्टिमनी के लिए जब भी कभी ऐसे केसेस आएंगे तो वहाँ पे हमेशा देखना जाएगा कि नेचुरली क्या हो सकता है। तो नेचुरली देखा जाएगा, उसका कोजेंट देखा जाएगा और ट्रस्ट देखा जाएगा, ट्रस्ट वर्थी है कि नहीं। अब ऐसा कोई पर्सन आके दे रहा है जहाँ पे जैसे कोई पर्सन है, उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो एक उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस नहीं है, वो ऑलरेडी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रन करता है जहाँ पे वो लोगों को जस्टिस दिलवाता है। तो ऐसे पर्सन की जो क्रेडिबिलिटी है वो हाई हो जाती है। उस केसेस में जो उसकी टेस्टिमनी होगी वो वर्थ होगी उसकी, उस पर कोर्ट जो है वो बिलीव कर सकता है। लेकिन आप वहीं पे देखिए तो किसी ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी एक्यूज्ड है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, उसको पता है कि वो ऑलरेडी कई जगहों पे उसने झूठ बोला है, तो ऐसे पर्सन्स की जो टेस्टिमनी है वो डायरेक्टली नहीं चेक, उस पर डायरेक्टली कन्विक्शन नहीं होगा। वहाँ पे कोर्ट अदर सोर्सेस का को भी एविडेंस में ले सकती है। अदर सोर्सेस मीन्स, अदर सोर्सेस का मतलब कि जहाँ पे कोरोबोरेशन जरूरी हो, तो कोरोबोरेशन के थ्रू भी उस एविडेंस को प्रूफ करवा सकती है। अब डायरेक्ट एविडेंस में अगर कोई चाइल्ड ने देखा हो, किसी बच्चे ने देखा हो, लाइक 5 साल का कोई बच्चा है उसने देख लिया है, तो क्या बच्चे ने जो भी देखा क्या वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा नहीं। तो सेक्शन 118 से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड विटनेस होते हैं वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। बट जरूरी नहीं कि ऐसे विटनेस वो ट्रुथफुल हो, क्रेडिबल हो। तो उसके लिए क्या है कि कोरोबोरेशन नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा है कि अगर कोई भी सिचुएशन होगी तो बच्चा पहले अपना देखेगा बेनिफिट। उसको उस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, उसको उतनी समझ नहीं है। इसीलिए 7 ईयर्स तक के बच्चों के ने कोई भी ऑफेंस किया उसको एज अ नो ऑफेंस में मानते हैं कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। उसको कभी ये माना है, लॉ प्रिज्यूम ही नहीं करता कभी भी कि कोई भी चाइल्ड कोई ऑफेंस कर सकता है। ये इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब बट ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, वो का डिमेन्योर रिकॉर्ड करेगा, डिमेन्योर ऑफ चाइल्ड को रिकॉर्ड करेगा। कि जब भी वो इसका एविडेंस रिकॉर्ड करेगा बच्चे का हाव भाव जरूर देखेगा कि वो कैसा है, क्या से बोल रहा है, इस चीज को वो जरूर चेक करेगा। तो डिमेन्योर ऑफ अ विटनेस को वो चेक करेगा। इसके बाद से अब हम लोग चलेंगे अगला जो हमारा टाइप है, सेकेंड टाइप, वो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कमस्टांशियल मतलब कि ये बेस्ड होगा सर्कमस्टांसेस पे। मेनली ऐसे एविडेंस जो सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होते हैं उसको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। इट इज द established principle that a witness may lie but a circumstances not। ये हमारा एक स्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि कोई विटनेस झूठ बोल सकता है, बट कोई जो सर्कमस्टांस है वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी गलत नहीं होते। तो विटनेस झूठ बोल सकता है बट कोई जो सर्कमस्टांसेस हैं वो गलत नहीं होते हैं, वो एक्चुअली बताते हैं कि क्या हैपन हुआ था। तो सर्कमस्टांसेस के बेस पे भी कन्विक्शन को किया जा सकता है। अब में आता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस
is that which relates to a series of other facts than the fact in issue। अब जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे वो डायरेक्टली नहीं, सिर्फ एक फैक्ट नहीं होगा, वो एक सीरीज में होंगे। मीन्स की जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं वो हमेशा सीरीज में चलते हैं। लाइक कि जैसे कोई चीज हैपन होती है तो उस हैपन के पीछे क्या रीजंस होते हैं। लाइक कि ए ने बी को मारा, तो क्यों मारा उसके पीछे कि ए ने बी को क्यों मारा, तो ये सर्कमस्टांसेस शो करते हैं कि पहले तो उसका कोई इंटेंशन रहा होगा मारने का, कि किसी इंटेंशन से मारा होगा, या उसके बीच में कोई इलविल रही होगी कि दोनों में कहीं झगड़ा हुआ हो या कोई रीजन्स ऐसे हों। या अब ये एक सर्कमस्टांस है। दूसरा सर्कमस्टांस में कि उसने कैसे मारा, हाउ ए किल्ड बी, तो ए ने बी को कैसे मारा ये शो करेगा कैसे। तो इसको हम पूरा का पूरा एक चैन में देखेंगे, तो ये एक सीरीज को ड्रॉ करता है, एक सीरीज होती है और वो सीरीज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इस सीरीज में जो भी चीजें आएंगी भले ही उसे किसी ने ना देखा हो बट वो चीजें इसमें जुड़ जाएंगी और वो एक एविडेंस को सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग केस देखेंगे तो इसमें वन ऑफ द लीडिंग केस आता है, एक हमारा जो सबसे लीडिंग केस आता है शरद विधि चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन 1984 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें हुआ क्या था कि एक डिसीज थी मंजू देवी, ये शारदा शरद विधि चंद शारदा की वाइफ थी मंजू देवी, इनकी डेथ कॉज हो गई थी। और इनके ऊपर ये जो डेथ कॉज हुई थी वो शादी के 4 महीने के अंदर ही हो गई थी। और उसके बाद से जब वो डाइड मतलब कि उनकी जो डेथ हुई उससे पहले उन्होंने अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में जो कंडीशंस को बताया था कि मेरे साथ बहुत सारी क्रुएल्टी हो रही है। तो उस क्रुएल्टी के बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने कन्विक्शन किया इनका और इनके फैमिली मेंबर्स का। बट हाई कोर्ट ने क्या किया कि फैमिली मेंबर्स को छोड़ दिया और इनको शरद बिधि चंद शारदा को कन्विक्ट कर दिया ओनली। लेटर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन्हें भी बेनिफिट ऑफ डाउट देके, बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके छोड़ दिया, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस थे वो इनके फेवर में जा रहे थे। तो उस सर्कमस्टांसेस के बेस फेवर में जाने के नाते इनको छोड़ दिया गया। अब अगर हम देखें तो इसमें इस केस में कुछ गोल्डन पॉइंट्स थे, 5 गोल्डन रूल्स, 5 गोल्डन ये कोर्ट ने अडॉप्ट किया, मतलब इस चीज को दिया, 5 गोल्डन रूल्स दिए। अब ये 5 गोल्डन रूल्स ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं आए, ये ऑलरेडी इससे पहले एक केस है हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस है 1952 का सुप्रीम कोर्ट का। वहां से ये वहां पे ये चीजें रूल्स दिए गए थे, तो उस रूल्स को कॉपी किया गया शरद बिधि चंद शारदा के केस में कॉपी किया गया। अब क्या है वो गोल्डन रूल्स, तो पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला गोल्डन रूल क्या है, सरकम स्टांस फॉर्म विच द conclusion of guilt is to be established fully।
तो द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी स्टैब्लिश्ड। तो ऐसे कोर्ट क्या करेगी, ऐसे कंक्लूजन को ड्रॉ करेगी कि जहां से जो गिल्ट है इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएं। दूसरा, द फैक्ट सो स्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो द फैक्ट जो कि स्टैब्लिश्ड होते हैं वो शुड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने चाहिए और ओनली विथ द hypothesis of the guilt of the accused. So the fact established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of accused. hypothesis का मतलब होता है अनुमान। तो जो भी फैक्ट निकल के आएंगे तो एक अनुमान जो कि निकलता है गिल्ट से उसी को स्टैब्लिश करने चाहिए, तब तब कहा जाएगा कि वो सर्कमस्टांसेस से मिल रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल कहा गया था द सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ ए कॉन्क्लूसिव नेचर। तो सर्कमस्टांसेस जो भी हैं वो एक कॉन्क्लूसिव नेचर के होने चाहिए, ये कहा गया था। चौथा पॉइंट था they should include every possible hypothesis except the one to be proved. So they should exclude every possible hypothesis। वो जितने भी पॉसिबल हाइपो जितने भी वो अनुमान लगा सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए जितनी भी हो सके वो कोशिश करेंगे। तो दे शुड एक्सक्लूड करेंगे एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट दे वांट टू बी प्रूव्ड। तो जिसको वो प्रूव करना चाहते हैं उसी को सिर्फ एज्यूम करेंगे, बाकी सबको वो छोड़ देंगे। और लास्ट जो है हमारा वो आएगा, पांचवा पॉइंट कहा गया था देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे एक चैन ऑफ एविडेंस होना चाहिए। तो ये पांचों पॉइंट्स इस केस में दिए गए सर बिधिचंद सारदा के केस में। तो इन्हीं केसेस को गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है, 5 गोल्डन रूल्स अबाउट द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हमारा एक और केस आता है जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछते हैं। इस केस को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आर वर्सेस रिचर्डसन। इस केस में यही होता है कि सर्कमस्टांस के बेसिस पे, सर्कमस्टांस क्या है कि उसके पैर के सूज में मिट्टी मिली, सेम वही मिट्टी जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी उसके भी घर पे थी। तो वहां से जो उसके पैरों में मिट्टी मिली, उसके सूज में, उसके सॉक्स पे जो ब्लड के स्टेन्स मिले, जिस टाइम पे वो अपने ऑफिस से या अपने स्कूल से गायब था उसी टाइम के अप्रॉक्स में मर्डर होना, ये क्लियरली सर्कमस्टांसेस थे जो कि शो कर रहे थे कि उसने ऑफेंस किया है। तो ये आर वर्सेस रिचर्डसन का जो केस है ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस से डील करता है। अब इसमें सर्कमस्टांशियल में एक आता है लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है? तो लास्ट सीन थ्योरी का सीधा मतलब है कि लास्ट मोमेंट पे एक्यूज्ड जिसके पास था, एक्यूज्ड और विक्टिम जो भी थे, ये लास्ट मोमेंट में किसके साथ थे, वो
से अब उसको जरूर चेक किया जाएगा कि क्या जो जिसके साथ थे उसी ने ऑफेंस किया। तो इसी को कहते हैं कि लास्ट सीन थ्योरी, लास्ट टाइम पे वो किसके साथ देखे गए थे, तो इसी को हम लोग कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी। अब ये लास्ट सीन थ्योरी जो है ये दी गई थी केस में, ये कुसुम के राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के में दी गई थी और इसका ये था 2008। 2008 में इस केस के फैक्ट थे कि एक एक्यूज था, उसने क्या किया था, अपनी फ्रेंड की मदर को किल कर मार दिया था। ठीक, और अपने फ्रेंड से जाकर के कहता है कि जब वो अपनी माँ को खोजने जाता है तो उससे कहता है कि मैंने सुना कि वो दो लोगों के साथ में घूम रही थी अब उसमें क्या होता है कि इसके ऑलरेडी इससे इलिक्ट रिलेशनशिप इलिक्ट रिलेशंस होते हैं। उसके बाद से बाद में वो उसे खुद ही मार देता है और मारने के बाद से वो एक्यूज के साथ घूमता रहता है। मॉर्निंग में इसकी बॉडी मिलती है, तो मॉर्निंग में बॉडी मिलने के बाद से ये देखा जाता है कि जो उसने कहा था वर्ड कि ये इसके साथ घूम रही थी, लास्ट टाइम इनके साथ मैंने देखा था, तो उनको भी चेक किया जाता है कि लास्ट सीन थ्योरी यहीं पे चेक किया गया था, लास्ट सीन थ्योरी। फिर अब जो हमारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो एक चैन में होना चाहिए। ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि वो एक चैन में होना चाहिए। वो डायरेक्टली किसी चीज़ से भले ना जुड़ा हो, भले वो किसी चीज़ से डायरेक्टली जुड़ा हो या इनडायरेक्टली जुड़ रहा हो, बट वहाँ पे जो चैन है वो चैन एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। अगर वो चैन में नहीं है तो फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के उसमें नहीं आएंगे। तो ये हमारा था सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो ऐसा एविडेंस है जो सर्कमस्टांस पे पूरी तरीके से बेस्ड हो कि क्या हुआ था, ना वहाँ पे किसी पर्सन ने देखा कुछ ना कुछ समझा। अब पूरे का पूरा बेसिस जो लगाया जा रहा है वो सर्कमस्टांस पे लगाया जा रहा है। जैसे सेक्शन 6 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो वो भी एक तरीके से सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ही कन्विक्शन की बात करता है। उसको भी किसी चीज़ को फैक्ट को प्रूव करने के लिए सर्कमस्टांसेस का सहारा लेना पड़ता है। अब जो हमारा थर्ड टाइप का एविडेंस आता है उसको कहते हैं रियल और पर्सनल एविडेंस। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी कवर किया है कि जैसे जो आई विटनेस वाला होता है उसी को रियल एविडेंस भी कहते हैं। तो उसको समझने के लिए ए है, ए ने मर्डर किया बी का, और जब वो बी को मर्डर किया तो उसको सी, डी और ई ये तीनों कहते हैं कि हमने इनको देखा। सी कहता है हमने भी देखा अपने घर से, डी कहता है मैंने भी देखा, ई ने कहा मैंने भी देखा है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, पहले तो ये चेक करेगी कि क्या सी के घर से बी, जहाँ पे बी का ऑफेंस हुआ वो दिख रहा था, डी के घर से दिख रहा था या ई के घर से दिख रहा था। तो जिसके भी घर से दिखेगा उसका, जैसे मान लीजिए कि डी के घर से दिख रहा था, सी के घर से नहीं दिख रहा था और ई के भी घर से वो प्लेस नहीं दिख रहा था, तो जो भी प्लेसेस डी के घर से दिख रहा था तो इसी के एविडेंस को हम लोग कह देंगे पर्सनल एविडेंस। तो जो सी डी का एविडेंस हो जाएगा वो एक पर्सनल एविडेंस हो जाएगा, या इसी को रियल एविडेंस कहते हैं। तो रियल एविडेंस इज दैट विच इज addressed to the sense of the court। तो ये कोर्ट के सेंस पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कोर्ट, अब यहाँ पे इस केसेस में क्या है कि कोर्ट यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन करवा रही है, तो यहाँ पे कोर्ट जो इंस्पेक्शन करवा के ऐसे एविडेंसेस को निकालती है उसी को हम रियल एविडेंस कहते हैं, या उसी को पर्सनल एविडेंस भी कहते हैं। फिर इसके बाद से हमारा आता है अगला पॉइंट कि ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है, तो ओरिजिनल एविडेंस को ही हम लोग कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस को जो कि डायरेक्टली प्रूव किया जा सके ओरिजिनल फॉर्म में। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, जिसको कि प्रूव किया जा सके फॉर्म में।
जैसे ए है और बी है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर होगा, पेपर जो है वो एक ओरिजिनल एविडेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगला एविडेंस आता है अनओरिजिनल एविडेंस, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस, तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है, ए और बी इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद से इनके पास पेपर, इसके पास भी डॉक्यूमेंट थे, इसके पास भी थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बी ने अपने पास ले लिया, अपनी कस्टडी में, अपनी कस्टडी, वो कस्टडी में बी के है। अब बी के कस्टडी में कॉन्ट्रैक्ट का जो भी डॉक्यूमेंट है, ए के पास क्या है, जेरॉक्स है उसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। अब कोर्ट में जब भी वो प्रोड्यूस करेगा जेरॉक्स, तो वो जो जेरॉक्स है उसकी, वो एक सेकेंडरी एविडेंस में हो जाए, क्योंकि उसका प्राइमरी एविडेंस जो है वो तो बी के पास है। बी अगर नहीं प्रोड्यूस करता है या नहीं देता है तो वो एक सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा। इसके बाद से अगली कैटेगरी पे चलते हैं, तो ये है, आता है सब्सटैंटिव एविडेंस। ये मेनली आपको मेंस में लिखने को काम आएगा, जहाँ पे एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज एविडेंस, तो वहाँ पे आपको इसके टाइप्स को बताना पड़ेगा। प्रीलिम्स में इससे शायद इन सबसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ना के बराबर। सब्सटेंटिव क्या होता है, इज दैट ऑन विच रिलायंस कैन बी प्लेस्ड फॉर द डिसीजन ऑफ ए, ने बहुत सुना होगा सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस। तो ये ऐसा एविडेंस होता है, सब्सटैंशियल एविडेंस ऐसा एविडेंस होता है जिसपे कि कोर्ट रिलायंस कर सके। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, तो कोर्ट जहाँ जिस एविडेंस पे भरोसा कर सके कि ये जो एविडेंस है ये क्लियर है, इससे चीजें पता चलती हैं, तो उसी को हम सब्सटैंटिव एविडेंस कहते हैं। अगला आता है नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस। तो नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होते हैं, तो नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस वो एविडेंस होते हैं विच आइदर कोरोबोरेट्स द सब्सटैंटिव ऑफेंस, जो कि सब्सटैंटिव ऑफेंस को कोरोबोरेट करते हैं टू इंक्रीज इट्स क्रेडिबिलिटी, और विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अ सब्सटैंटिव एविडेंस टू डिसक्रेडिट इट। मेनली तो क्या कहते हैं कि ये ऐसे एविडेंस होते हैं, नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो क्या कहते हैं कि कोई सब्सटैंटिव एविडेंस है तो उसमें कोरोबोरेट करके, कोलोबरेट करेंगे और कोलोबरेट करके उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे, उसकी वो उसको एक बेटर एविडेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस। मेनली ये हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प से हम सब्सटैंटिव एविडेंस को और क्लियर करते हैं कि सब्सटैंटिव एविडेंस हमारा एकदम सही है। इसके बाद से लास्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है पॉजिटिव एविडेंस। तो पॉजिटिव एविडेंस किसको कहते हैं, तो जिस एविडेंस से टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट, जिस भी एविडेंस से किसी चीज की एग्जिस्टेंस का पता चले वो एक पॉजिटिव एविडेंस होता है। और निगेटिव एविडेंस क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है, तो जब नॉन एग्जिस्टेंस कोई चीज बताएगी तो वो निगेटिव फैक्ट, नेगेटिव एविडेंस में आ जाएगी, और अगर वो एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है तो वो एक पॉजिटिव एविडेंस में आएगी। इसके बाद से एक आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जिसको शॉर्ट में पीई कहते हैं। तो जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेगा तो उसको प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहा जाएगा। और लास्ट आता है डिफेंस एविडेंस, तो हम लोग कहते हैं डी। तो डिफेंस एविडेंस जो कि डिफेंस की ओर से
किसी मैटर को प्रूव करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम डिफेंस का एविडेंस कहते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट था वो था एविडेंस से लेकर के। तो एविडेंस क्या होता है ये पूरा हमने इसमें डील किया कि एविडेंस क्या होता है। अब इसके बाद से हम लोग प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे जुडिशरी फॉर लाइफ के इंस्टाग्राम पेज पे आप आके सॉल्व रेजोल्यूशन इसका ले सकते हैं। थैंक यू।